नमस्कार, नौकीन्यूज.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहे हैं। आमतौर पे उत्तर प्रदेश में जो चुनाव के समय तक चीजें कम से कम कंसोलिडेट हो जाती हैं, और अब हालत ये है कि चुनाव आ चुका है, तारीखों की घोषणा हो गई है, चुनाव प्रचार को लेकर चुनाव आयोग ने नियम बना दिए हैं। उसके बावजूद बड़े तेजी से बड़े बड़े घटनाक्रम हो रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी से हम उनको पहचानते थे, उसके बाद वो बीजेपी में गए, एक बेहतरीन नेता। और उनका जो सेंट्रल यूपी है, लखनऊ, रायबरेली आसपास का जो इलाका है, वहाँ पर उनके पास बहुत सारे वोट हैं, उनकी बिरादरी के वोट हैं। तो ये सारे के सारे अचानक वो इधर चले गए। उसके अलावा जो है चचा शिवपाल यादव अखिलेश यादव के साथ आ गए। तो बड़े बड़े एक एक तरह का ध्रुवीकरण हो रहा है, जिसमें जो 80% बनाम 20% बोल रहे थे, उसमें 80% पार्टियां समाजवादी पार्टी के साथ आती दिख रही हैं। लेकिन इस पूरे चीज़ों से क्या कुछ बदलेगा? क्या उत्तर प्रदेश में वाकई कोई बदलाव आएगा? क्या ये लोग वहाँ की तस्वीर बदलने में कामयाब होंगे? क्या अखिलेश यादव की मुख्यमंत्री बनने की जो संभावनाएं मजबूत हो रही हैं या कुछ है? तो ये एक ऐसा मसला है जिस पे अगर हम किसी एक्सपर्ट से बात करें, ऐसे आदमी से जो उत्तर प्रदेश को जीता है, वही रहता है, तो अच्छा होगा। मेरे साथ में बीबीसी के युवा संवाददाता हैं, बीबीसी में रहे हैं और अब इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, और उनका अपना यूट्यूब चैनल भी है। उनसे मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा बीजेपी से है, एक मंत्री का, बीजेपी के मंत्री का छोड़ के समाजवादी पार्टी में चले जाना है, इसका मतलब क्या है, इसका राजनीतिक मतलब क्या है, और इससे क्या फर्क पड़ने वाला है राजनीति पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव पे। हमारे साथ समीर आत्मज मिश्र हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। समीर, आपका स्टूडियो में स्वागत है। जी, थैंक यू गिरिजेश जी। क्या लग रहा है आपको, क्या सिचुएशन होने वाली है? स्वामी प्रसाद मौर्य के जैसे बीजेपी छोड़ के एक मंत्री जाता है, तो क्या असर पड़ेगा बीजेपी पर? क्या परिदृश्य निकट में आपको इस चुनाव में दिख रहा है आपको? जी, पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से अगर आप देखें कि जो खास तौर पे ओम प्रकाश राजभर का पहले मैं जिक्र करना चाहूंगा, जो कि ये सुभाषपा पार्टी जो है, उस सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता हैं, अध्यक्ष, और राजभर समुदाय बड़ा वहाँ का एक प्रोमिनेंट पूर्वांचल का एक समुदाय है, कई सीटों पर उसका प्रभाव रहता है। उनका समाजवादी पार्टी के साथ जब गठबंधन फाइनल हो गया, गठबंधन की चर्चा हो गई, और उसके अलावा निषादों का भी एक वर्ग ऐसा है जो कि समाजवादी पार्टी के साथ में है, उनका समर्थन कर रहा है, और भी छोटी छोटी पार्टियां जो अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित हैं, उनके नेताओं ने बना रखी है। उन लोगों का जुड़ाव जैसे तेजी से बढ़ता गया समाजवादी पार्टी की ओर, तो आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ये दिखाती तो नहीं है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज से नेताओं की और जिस तरह से उनकी एक्टिविटीज रही, प्रधानमंत्री के कई सारे कार्यक्रम पूर्वांचल की ओर लगे, मुख्यमंत्री के दौरे तो अक्सर होते ही रहते हैं। इससे ये लगा कि जो पश्चिम में किसान आंदोलन के कारण स्थिति बिगड़ी थी, उसको वो लोग एक तरीके से सोच रहे थे कि वो पूर्वांचल से और सेंट्रल यूपी से और उत्तर प्रदेश के जो दूसरे हिस्से हैं वहां से मैनेज कर लेंगे। लेकिन जब ये ओबीसी वर्ग के नेताओं का, ओबीसी वर्ग के लोगों का जो मतदाता है, उनका रुझान इस तरफ बढ़ने लगा, तो बीजेपी का परेशान होना लाजमी था। इसकी वजह ये थी कि 2013 के बाद उत्तर प्रदेश में जो इतनी बड़ी जीत दो लोकसभा चुनाव में और 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हासिल हुई थी, उसके पीछे बहुत बड़ी वजह थी कि जो यादव छोड़ करके जो दूसरे अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, और उनके इन्हीं छोटे नेताओं को जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके से ओबीसी का वोट जो है अपनी तरफ इकट्ठा किया था। 2017 के चुनाव से ठीक पहले स्वामी प्रसाद मौर्य की बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके एंट्री हुई थी, भारतीय जनता पार्टी में आए थे। तब भारतीय जनता पार्टी ने इसको बहुत बड़ी एक घटना बताया था, और वास्तव में ये थी भी बड़ी उपलब्धि। जी जी, उपलब्धि उनकी थी, इसलिए थी कि आप ये देखें कि अगर माफ कीजिएगा, मौर्य वर्ग जो है वो सेंट्रल यूपी, ये रायबरेली के रहने वाले हैं, और उस इलाके में पूरा का पूरा जो इलाहाबाद, रायबरेली, सुल्तानपुर, लखनऊ के आसपास का एक बड़ा क्षेत्र है,
जहां इस समुदाय की पकड़ है। उसके अलावा जो इटावा मैनपुरी के आसपास भी शाक्य वगैरह हैं, वो भी इसी समुदाय के हैं। तो एक बड़ी बेल्ट है जहां पर ये लोग बहुत ही प्रभावी वोटर हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य से पहले मौर्यों का कोई इतना बड़ा नेता नहीं था। स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी में आए, काफी दिन रहे वहां पर, वहीं से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की है। और एक समय में जब मायावती मुख्यमंत्री थी, उनके बहुत करीबी भी थे और बहुत बड़े नेता बहुजन समाज पार्टी में थे, प्रभावी नेता थे। उन्होंने अपने साथ अपने समुदाय के बहुत सारे लोगों को जोड़ा। केशव प्रसाद मौर्य नेता के तौर पर तब आते हैं जब ये प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन आज तक की स्थिति यह है कि केशव प्रसाद मौर्य समुदाय के उतने बड़े नेता नहीं बन पाए जितने की स्वामी प्रसाद मौर्य बने रहे। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने समुदाय के, अपने वर्ग के तो बड़े नेता बने रहे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी से फायदा भी लिया, अपनी बेटी को भी उन्होंने सांसद बनवा दिया बदायूं से, बेटे को भी टिकट दिलाया था विधानसभा का, लेकिन वो हार गए। पर लेकिन बहुजन समाज पार्टी में उनकी जिस तरीके की एक नंबर 3 और नंबर 4 वाली हैसियत हुआ करती थी, वो भारतीय जनता पार्टी में कहीं से नहीं, शुरू से ही नहीं थी। हालांकि बहुत ही वोकल मुखर होकर के वो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखते थे और अपने आने को जस्टिफाई करते थे, लेकिन शुरुआत से ही ये लग रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने को बहुत ज्यादा यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं पा रहे हैं। तो ये कि नुकसान अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का ये इनके जाने से नुकसान होगा। और इनका ही अपना ही वर्ग नहीं, बल्कि जो पिछड़े वर्ग के नेताओं का लगातार आने का क्रम है, उसको बड़ी तेजी मिली है। और उससे समाजवादी पार्टी बहुत कॉन्फिडेंट अब हो गई है कि पिछड़े वर्ग को जिस तरीके से वो जोड़ रही थी, उसमें बहुत तेजी से सफलता वो हासिल करती जा रही है। रोशनलाल वर्मा का भी एक इस्तीफा हुआ, उनका क्या मतलब समझा जाए कि वो किस तरह से बीजेपी को उससे नुकसान होगा, नहीं होगा, क्या स्थिति रहने वाली है? जी हाँ, इस्तीफे की अभी और भी कई खबरें हैं। अभी आप और कई नाम लेंगे और कई बड़े नाम भी आ रहे हैं, कम से कम 3-4 मिनिस्टर्स के नाम भी आ रहे हैं। शायद 1-2 दिन के अंदर ही ये क्लियर ही हो जाए, या मुझे लग रहा है कि आज शाम तक ही हो सकता है हो जाए ये। देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो बहुत से लोग ये भी हैं कि लगभग 100 से लेकर के 150 विधायकों के टिकट कटने हैं। जिन लोगों को ये आशंका है कि उनके टिकट कट ही जाएंगे, वो लोग इसी का इंतजार कर रहे थे कि आचार संहिता लागू हो, हम अपना इस्तीफा दें, और दूसरी पार्टियों में, खास तौर पे समाजवादी पार्टी में, उन लोगों की बार्गेनिंग चल रही है। तो जो छोड़ करके आ रहे हैं वो मतलब जिनको ये आशंका है वो आएंगे। दूसरे जिनको ये लग रहा है कि चूंकि बहुत सारे बीजेपी के विधायकों की ये शुरू से शिकायत रही कि उनकी अपने क्षेत्र में ही सुनी नहीं जाती है, वो अपने क्षेत्र के लोगों के लिए ही कोई काम नहीं करा पाते हैं। 200 के करीब विधायकों ने 200 के करीब विधायकों ने विधानसभा में धरना भी दिया, विधानसभा में धरने पर बैठ गए थे बीजेपी के विधायक। और सबसे बड़ी जो विधायकों की शिकायत ये थी कि उन्हीं के जिले के अधिकारी उनको अपमानित करते हैं और उनकी सरकार उसको, उनकी बात नहीं सुनती है, अधिकारियों की बात सुनती है। तो जो विधायक जिनको लग रहा है कि उनके टिकट कटेंगे, वो पहले से ही अपना दूसरी पार्टी में जाकर के और ये कैंपेन करना शुरू कर देंगे कि मैंने तो इसलिए छोड़ा, आपके काम इसलिए नहीं आ पाया कि हमारी सरकार ही हमको काम नहीं करने दे रही थी, अधिकारी हम पर हावी थे। तो वो एक माइलेज लेना चाह रहे हैं कि वो बाकी जिनके कटेंगे, तो निश्चित तौर पर वो टिकट कटेगा तो कहीं ना कहीं किसी दूसरी पार्टी में ही जाएंगे, राजनीति तो छोड़ेंगे नहीं। ऐसे कम ही लोग होंगे कि बीजेपी उनका टिकट काट दे और वो जिसको दूसरे को टिकट दे उसके लिए कैंपेन करे। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं, वो एक ये भी दिखा रही हैं कि बीजेपी में ही संभावना अब लोगों को नहीं दिख रही है। उनको ये लग रहा है कि अब चूंकि 2 तरफा लड़ाई ही दिखाई पड़ रही है, चौतरफा लड़ाई अब नहीं दिख रही है। बहुजन समाज पार्टी भी उस तरीके से लड़ाई में नहीं दिख रही है। आज बहुजन समाज पार्टी में खबर है कि मायावती और सतीश मिश्रा, इन दोनों ने ऐलान किया है कि वो इस बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में। तो एक तरह से मायावती तो देने वाली बात है। हाँ जी, क्या एक बार रिपीट करेंगे आप अपना? ये एक तरह से वॉकओवर देने वाली बात हुई कि भाई हम अपने आप को लड़ाई से एक तरफ कर रहे हैं, या अभी भी आप मानते हैं कि मायावती देश में है? क्योंकि चुनाव में, प्रचार में कहीं पे भी वो दिखाई नहीं दी है। सिर्फ उनका एक बयान आया है कि हम लोग के पास ज्यादा धन नहीं है, इसलिए हम पहले से प्रचार पे धन खर्च नहीं कर रहे हैं, रैलियां नहीं कर रहे हैं। तो अब तो रैलियां हो ही नहीं पा रही हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि मायावती जो कहीं से एक त्रिकोणीय संघर्ष का एक फैक्टर पैदा करती थी, वो कमजोर पड़ गया है, वो तीसरा कोण?
निश्चित तौर पर एक बार ऐसा लगा जब इन्होंने ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत की, अयोध्या से शुरुआत की, तो एकाएक इतनी तेजी पकड़ी। और चूंकि बहुजन समाज पार्टी के साथ क्या है कि अभी तक उसका जो दलित वोटर है, जो उसका कोर वोटर है, वो इंटैक्ट है उनके साथ। उससे लगा कि अगर ब्राह्मणों की नाराजगी उस समय दिख ही रही थी, तब तक समाजवादी पार्टी उतनी सक्रिय नहीं दिखाई पड़ रही थी। सतीश चंद्र मिश्र जब अयोध्या से उन्होंने शुरुआत की और काफी जोर शोर से उसकी शुरुआत की, तो ऐसा लगा कि अब ये पूरी तरीके से फाइट में आने वाली है। और मुझे लगता है कि अगर उसी स्पीड से वो चलती तो फाइट में आ जाती, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की नेता एक तो एक ही नेता है, सतीश चंद्र मिश्र को अगर दूसरा नेता एक माना जा सकता है, लेकिन मुख्य रूप से उनकी एक ही नेता है। वो उसके बाद कहीं किसी पार्टी में, जनसभा में, रैली में नहीं दिखाई पड़ी, बहुत सक्रिय भी नहीं है, ट्विटर पर और केवल एक न्यूज एजेंसी पर बयान दे देती हैं। तो और इधर भी जैसे ही समाजवादी पार्टी का कारवां बढ़ने लगा और इनकी सक्रियता बढ़ने लगी, लोगों का दूसरी पार्टियों से छोड़कर इधर आने का क्रम जारी हुआ, तब ये और बीएसपी एकदम से डाउन होती चली गई। उनकी ऐसा लगने लगा कि उन्होंने अपने को मान लिया है कि अब वो फाइट में नहीं। हालांकि क्या वजह क्या हो सकती है इसकी वजह क्या हो सकती है? क्या कारण हो सकता है कि उनका उत्साह चुनाव को लेकर इतना कम है, या वो ओवर कॉन्फिडेंट हैं? क्या वजह हो सकती है? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस तो मुझे कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस अगर दिखाई पड़ता तो उनके बयान इस तरह के आते कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। ऐसा कोई बयान नहीं। और आप अभी ये जो बता रहे हैं कि दो लोगों को उन्होंने ये कर दिया कि हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो ये सारे मैसेज तो ये दे रहे हैं कि आप अपने को बहुत मजबूत नहीं देख रहे हैं। उसकी वजह यह है, इसमें जो भी सच्चाई हो, ये तो कहा जा रहा है कि बीएसपी नेता जो मायावती हैं, शायद वो बहुत ज्यादा अब रैलियों में नहीं जा रही हैं। हो सकता है तबीयत साथ ना दे रही हो, या फिर और भी कोई वजह हो। ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि अब इतनी महंगी रैलियां वो कैसे हों। हालांकि बहुजन समाज पार्टी के पास पैसे की कमी होगी, ऐसा लगता तो नहीं है। लेकिन आप एक चीज और देखेंगे कि शुरुआत से ही बीजेपी की जब से सरकार बनी है, मायावती बहुत ज्यादा बीजेपी सरकार की आलोचना उतनी मुखरता से नहीं करती। कई बार तो ये देखा गया कि वो कांग्रेस पर जितनी हमलावर होती है, उसकी तुलना में बीजेपी के प्रति तो उनका बहुत झुकाव दिखाई पड़ता है। जबकि कांग्रेस की 7 सीटें, उनमें भी एक दो विधायक चले ही गए हैं। जो लखनऊ में आप पत्रकार लोग हैं, उनके बीच में इसकी वजह क्या लगती है? क्या ईडी वीडी सीबीआई का चक्कर है, या कुछ और मामला है, या किसी वजह से वो बीजेपी से डरती हैं? क्या वजह होगी जिसके कारण जो है, इसके बाद में अगले फिर वापस से बीजेपी की राजनीति पे आऊंगा, इसका संक्षिप्त जवाब आप जी। निश्चित तौर पर ये भी एक बड़ा मसला है कि एक तो सीबीआई और ईडी और ये सब छापेमारी जो चल रही है, चलने लगती है, उनको भी कई बार बीच बीच में इस तरीके का टेरर दिखाने की कोशिश की गई। उसी वजह से वो, मुझे लगता है कि वो काफी ज्यादा वो बहुत मुखर नहीं हुई। उसके अलावा आप ये देखिए कि लगभग बीएसपी के जितने बड़े नेता रहे, कुछ तो 2017 के पहले चले गए, जो बचे खुचे भी थे वो अब चले गए। आज सतीश चंद्र मिश्र के अलावा, और जबकि सतीश चंद्र मिश्र को देखा जाए तो बीएसपी के शुरुआती नेताओं में से तो ये थे नहीं। इनको लाने वाले कोई एक नेता थे, राकेश दर त्रिपाठी थे, इलाहाबाद के। राकेश दर त्रिपाठी आज खुद ही कोई नाम नहीं है उनका, और तमाम तरह की जांच में वो फंसे हुए हैं, आय से अधिक संपत्ति को लेकर के। तो सतीश चंद्र मिश्रा ही बीएसपी के मायावती के बाद दूसरे बड़े नेता बचे हुए हैं। बाकी कोई ऐसा नेता उनकी पार्टी में दिख नहीं रहा है। अब अगर हम बीजेपी की तरफ वापस आए, तो जो एक परिदृश्य दिखाई देता है, थोड़ा सा व्यापक हो, थोड़ा पहले जाएं, थोड़ा बाद में जाएं, तो आपको ये समझ में आएगा कि चुनाव आने से करीब 6 महीने पहले ही योगी आदित्यनाथ की चूल्हें कसी जानी शुरू हो गई थी। बार बार केंद्रीय नेतृत्व गुस्सा दिखा रहा था, उनके जन्मदिन पे बधाई नहीं दी गई, इन्होंने उनके ट्विटर से फोटो हटा दिए मोदी जी के। तो ये पूरा का पूरा ये लगातार जो सिलसिला चल रहा था, इसमें एक साइकोलॉजिकल फैक्टर ये भी आता है कि एक तरफ दल बदल हो रहा है, कुछ विधायक नाराज है, पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, लगातार संघ परिवार इनके बीच में एक मध्यस्थता करने की कोशिश करता दिखता है। तो इस पूरे घटनाक्रम के बीच में अगर योगी आदित्यनाथ इस चुनाव को अगर लीड कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के, तो उनके पास में जो सबसे बड़ी समस्या वो ये है कि उनको 2-3 जगह एक साथ फोकस करना पड़ेगा। अपने आप को पार्टी के अंदर भी बचाना, के बीच बीच में ये भी अफवाहें उड़ने लगती हैं कि चुनाव खत्म होते ही योगी जी को बाहर कर देंगे। जी जी।
और उनके पास भी इनपुट्स आते होंगे, नेगेटिव इनपुट्स आते होंगे कि आज फला, क्योंकि उनके पास तो सरकार भी है, सूचना तंत्र भी उनके पास है, तो उनको ये भी पता रहता होगा कि फला जगह पे मेरे खिलाफ ये हो रहा है या ये, क्योंकि अगर आप ये जो नेता गए हैं बीजेपी छोड़ के, राजभर हो या स्वामी प्रसाद मौर्य हो, ये सब सूचना भी उनके पास रही होंगी। तो ये जो एक जो युद्ध में मनोबल बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। तो क्या आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ का जो मनोबल है वो उतना स्ट्रांग है? उधर एक जो सिंपैथी के लिए एक उन्होंने एक चाल चली थी मोदी जी वाली, मेरी जान को खतरा है, उसमें भी पार्टी डिफेंसिव हो गई क्योंकि पार्टी इस तरह से लड़ नहीं पाई। तो क्या लगता है, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है, एक साइकोलॉजिकल एज है समाजवादी पार्टी का? एक जो योगी जी की आपने बात की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, देखिए उत्तर प्रदेश में एक अगर आम मतदाताओं की, आम लोगों की बात करें तो एक तरीके से दो वर्ग है भाई। एक तो जो विरोधी पार्टियों का सपोर्टर होगा वो तो उनको बिल्कुल नहीं चाहता है, लेकिन वैसे भी जो बीजेपी का भी सपोर्टर है उसमें एक वर्ग है जो योगी को बहुत ज्यादा चाहता है और एक वर्ग है जो योगी को बहुत ज्यादा नहीं देखना चाहता कि वो मुख्यमंत्री बने। बिल्कुल वही चीज उनकी पार्टी के भीतर भी है। उनकी पार्टी के विधायकों से वैसे तो खुलेआम तभी कोई बोलेगा, अब तो कई लोग बोलेंगे जो पार्टी छोड़ छोड़ करके आएंगे, लेकिन उसके पहले आप ऑफ द रिकॉर्ड ऐसे 20 विधायक हैं जिनसे हमारी भी बात हुई और भी लोगों की बात होती है। कई लोगों के तो वायरल हुए, उनकी ऑडियो, बातचीत के ऑडियो भी वायरल हो चुके हैं। उन लोगों का ये कहना है, और इसके लिए योगी जी को सेंट्रल गवर्नमेंट से, मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, गृहमंत्री अमित शाह की ओर से कई बार ये कहा भी गया है कि आप विधायकों की नाराजगी को इस तरीके से मत बढ़ने दीजिए। लेकिन विधायकों के साथ मिलना जुलना, उनकी बातें सुनना, वो चीज उनके अंदर शायद नहीं है, नहीं सुनी गई, पूरे 5 साल के दौरान नहीं सुनी गई। इसी वजह से बहुत सारे विधायकों की नाराजगी है और बहुत सारे विधायकों को यह भी लगता है कि वो क्षेत्र में जाएंगे क्या। 2 साल तो कोविड को लेकर के चला गया, 1.5 साल के करीब। उसके पहले भी वो लोग बहुत कुछ कर नहीं पाए। ज्यादा बजट का जो कार्यक्रम बहुत सारे दिखावे वाले थे, जिन योजनाएं जो थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, स्टेट गवर्नमेंट की जो चीजें थी या दिखाने वाली वो अयोध्या में थी, गोरखपुर में थी, लखनऊ में चीजें बन रही थी। सारे जगहों पर तो इस तरह से विकास की ऐसी अलग अलग चीजें बनी नहीं। जो मेडिकल कॉलेज वगैरह जगह जगह बने भी हैं तो ज्यादातर वो ऐसे हैं कि अधूरे हैं। उनका उद्घाटन तो कर दिया गया लेकिन अभी किसी में भी प्रॉपर तरीके से न तो इलाज चल रहा है, न फंक्शनिंग में वो नहीं है। तो विधायकों को ये लगा अच्छा, पर्सनल लेवल पर जब उनके कार्यकर्ता, उनके लोग आ रहे हैं तो उनकी कोई वो मदद नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको तो सबसे ज्यादा विधायकों को यही चिंता थी, जो पहली बार दूसरी बार विधायक बने थे और हाई प्रोफाइल लीडर नहीं थे। उनको ये लगा कि अब हम किस तरीके से क्या कह करके अपने जनता के बीच में जाएंगे वोट मांगने के लिए, क्योंकि एक चीज और भी है, एक चीज और भी है, ये लाभार्थी वाला एक फैक्टर है। बहुत सारी योजनाएं बनी, गरीबों को अनाज दिया गया और इस लॉकडाउन के दौरान, और ये सारी चीजें, इनके उज्ज्वला योजना में भी कुछ लोगों को सिलेंडर मिले। पहले तो ये लोग पैसे लेके ही देते थे। तो उस सब चीजों से जो क्या बीजेपी को कुछ गेन होने वाला है, एक सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि बीजेपी की जो पॉलिसी है कि जिन जगहों पे सरकार के प्रति नाराजगी होती है उस जगह पे वो ज्यादातर टिकट बदल देते हैं। जैसे दिल्ली में उन्होंने नगर निगम में सारे टिकट बदल दिए, गुजरात में सारे बदल दिए। तो इस तरह की चीजें करने के कारण भी क्या बीजेपी में को यूपी में नुकसान हो रहा है? क्योंकि वहां पे केवल एक पार्टी, एक नेता के नाम पे वोट नहीं मिलते हैं, सारे नेताओं का अपना भी प्रभाव है। और वहां पे जब लोगों को लगेगा कि हम असुरक्षित हो गए हैं, हमारा टिकट ये काट सकते हैं, तो क्यों ना हम कहीं और चले जाएं। तो वो फार्मूला, इनका जो परसेप्शन है कि ये अपनी जान बचाने के लिए विधायकों को या पार्षदों को कुर्बान कर देते हैं या उनकी जान ले लेते हैं, तो क्या उसके कारण इनको यहाँ नुकसान हो रहा है उत्तर प्रदेश में? देखिए, योजनाओं के जो लाभार्थी हैं, निश्चित तौर पर बहुत सारी योजनाएं, हालांकि जो उज्ज्वला योजना में सिलेंडर वगैरह मिला, बहुत सारी स्टोरी की गई, बहुत सारी उसमें सच्चाई भी है कि सिलेंडर तो मिल गया लेकिन 1,000 का वो भरा नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये बात तय है कि जो लाभार्थी हैं उनमें, लाभार्थियों में इस बात को लेकर के वो क्रेडिट देते हैं मोदी जी को भी और योगी जी को भी, दोनों लोगों को। और उनमें एक बड़ी संख्या है जो अभी भी उनको वोट देगी। उसका उस पर मुझे लग रहा है कि जो मैं देख रहा हूं कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यह है कि भाई लाभार्थी तो जो गरीब थे, जो उस पैरामीटर में आते थे, सबको मिला है। पर ऐसा भी नहीं कि सारे लाभार्थी जो है वो भाजपा को ही वोट देंगे, ये भी नहीं।
दूसरी बात जो आपने ये कहा कि ये बदल देने की इनकी स्ट्रेटजी है, मुझे लगता है कि ये स्ट्रेटजी इनकी नुकसान इनको पहुंचाएगी। अगर ये 150 विधायकों का ये टिकट काट देंगे तो 150 विधायक अपनी पब्लिक के बीच में जब ये शिकायत लेकर के जाएंगे कि हम तो आपसे पहले ही कह रहे थे कि हमारी सरकार हमको काम नहीं करने दे रही, तो मुझे लगता है कि सरकार की ये बात वो अपने विधायक को डिफेम नहीं कर पाएंगे, बल्कि विधायक अपनी सरकार को डिफेम करने में ज्यादा सफल हो पाएगा। क्योंकि लोग भी देख रहे थे कि अधिकारी वगैरह विधायक की छोड़िए, केवल विधायक ही तो जाता नहीं होगा उनके पास, छोटे लेवल के नेता भी जाते होंगे, जो संगठन के पदाधिकारी हैं वो भी जाते होंगे। आपने देखा होगा कितने जिलाध्यक्षों की पिटाई हुई है, दरोगा ने पीटा है, विधायक को मारा है, कई विधायक बाहर एसपी ऑफिस के आगे कपड़े फाड़ करके लेटते हुए रोते हुए मिले हैं। तो इन सारी चीजों को, ये सारी स्थितियां जो है वहां की लोकल जनता तो जानती ही है ना, तो ये कह देंगे कि हमने इसलिए कर दिया कि ये नॉन परफॉर्मिंग विधायक थे, इसका मैसेज पब्लिक के भीतर एज इट इज चला जाएगा, ये मुझे नहीं लगता है। इसका नुकसान उस विधायक को कम होगा, बीजेपी को एज ए पार्टी ज्यादा होगा। तो इसको अगर आप सीधे अगर राजनीतिक समझ के साथ इसको देखें तो बीजेपी जिस ऑटोक्रेसी के साथ में सरकार चलाती है, केंद्र में एक नाम लाएंगे मोदी जी का, जो करेंगे मोदी जी करेंगे, मोदी जी के नाम की मार्केटिंग करेंगे, मोदी जी के नाम पे वोट मांगेंगे, बाकी सब लोग प्रतीकात्मक हैं, एक तरह से प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो गया। वैसी चीज उत्तर प्रदेश में नहीं चलने वाली, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी भी डेमोक्रेसी है, सारे नेता विधायक और जो मंत्री हैं उनके अपने अपने जनाधार हैं, बड़ा प्रदेश है, इसलिए सिर्फ एक नाम पे मार्केटिंग करके आप कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं, ये इसका मतलब निकलता है। जी बिल्कुल, ये वही चीज बता रहा हूं कि अगर बीजेपी अगर रिपीट कर जाती तो उत्तर प्रदेश के ऊपर से भी ये ठप्पा हट जाएगा, लेकिन अगर नहीं रिपीट कर जाती है तो इस पर फिर से मुहर लग जाएगी कि हाँ, यहां पर ये नहीं होता कि आप किसी को ब्रांड बना करके पेश कर दीजिए और उसी ब्रांड के नाम पर आप बार बार वोट लेते रहिए, चाहे कुछ करिए या ना करिए। आप ये देखिए कि पिछले 2-3 महीने से जिस तरीके से समीकरण बदल रहे हैं, जो पहले ये लग रहा था कि ब्राह्मण वोटर्स की, ब्राह्मण नेताओं की काफी चर्चा हो रही थी कि उनके अंदर लोग ये बता रहे थे कि बहुत कम नाराजगी है और उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और अगर पड़ेगा भी तो वो समाजवादी पार्टी की ओर नहीं जाएगा, वो बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस की ओर जाएगा। लेकिन आप ये देखिए कि अब ब्राह्मण समाज के कई ऐसे नेता जो बहुजन समाज पार्टी में हैं या फिर वो कांग्रेस पार्टी में हैं, वो छोड़ करके समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। इसका मतलब कि उनको ये लग रहा है, और दूसरे जो ओबीसी के अब ये आने शुरू हुए, और अभी तो अब आप देखते रहिएगा कि ये आया राम गया राम वाली टेंडेंसी तो अब अगले 1 महीने तक खूब चलती रहेगी। एक सन्यासी का जो जातिवाद था, जो एक धारणा थी उत्तर प्रदेश में कि ठाकुर हैं तो आप प्रिविलेज सिटीजन है उत्तर प्रदेश के, सारी जगहों पे अधिकारी, यहाँ तक कि मीडिया हाउसेस में भी, दूसरी जगहों पे भी, जहां जहां योगी साहब का बस चला वहां से उन्होंने ब्राह्मणों को हटवा के ठाकुरों को लगा दिया। उनका ये जो आरोप लगता था समाजवादी पार्टी पे कि वो यादववाद फैलाती है, उधर उसी तरह का आरोप यहाँ पे ठाकुरवाद का लग रहा है। ठाकुर आबादी केवल 7% है, और जो 7% ठाकुर आबादी है, ठाकुर कम से कम डेडिकेटेड जात के नाम पे उस तरह से वोट देते होंगे, मोबिलाइज होकर, वैसी भी स्थिति नहीं है। और उस चक्कर में बहुत सारे ब्राह्मण, बहुत सारे पिछड़ा वर्ग एक साथ समाजवादी पार्टी के बाद चले जा रहे हैं, क्योंकि बीएसपी की भी चुनौती नहीं है। तो ये अपने आप में क्या योगी का ये एक अंदाज जो था जातिवादी, एक सन्यासी होते हुए, ये भी उनको नुकसान पहुंचाने वाला है। जी बिल्कुल नुकसान पहुंचाएगा। और ये जो तमाम नेताओं का आप उधर से आप देख रहे हैं कि शिफ्टिंग अगर समाजवादी पार्टी की ओर हो रही है, तो उसके पीछे एक और भी, ये भी बहुत बड़ा कारण है। अच्छा, ये चूंकि क्या है कि ये एक ऐसा कारण है, खासतौर पर ये जो जातिवाद वाली बात आप कर रहे हैं, इसमें कई तबके ऐसे हैं जो खुल करके इसके बारे में नहीं बात करते हैं, लेकिन जब वो व्यक्तिगत तौर पर बात होती है तो उन लोगों की पीड़ा दिखाई पड़ती है। और एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, बीजेपी के एक बड़े नेता और बहुत ही पुराने नेता है, और उस दौर से नेता है कि जब बीजेपी को कोई नहीं पूछता था, उनको, और मुख्यमंत्री जब बने हैं तो मुख्यमंत्री के साथ भी इनके अच्छे रिलेशन है। अब नाम तो उजागर करना ठीक नहीं होगा, मुझसे उन्होंने खुद बताया कि उनको अपना व्यक्तिगत कोई काम था और बहुत ही आवश्यक काम था, उसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री से 1-2 बार कहा
किसी तरीके से तो उनके पास जाना बड़ा मुश्किल था उनके लिए, जो कि बीजेपी के खुद बड़े नेता है। उसके बाद उन्होंने किसी बड़े खास पत्रकार को, जो कि योगी आदित्यनाथ के बड़े करीबी हैं, उनसे कहलवाया। उनसे कहलवाने के बाद भी उनका जवाब ये रहा कि ठीक है, देख लूंगा, अगर हो पाएगा तो कर दूंगा, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये जो चीजें हैं, एक तो लोगों से दूरी बना करके रखना, और दूसरी ये है कि जो एक जातिवाद का अभी तक ये बात केवल पूर्वांचल में थी, गोरखपुर में थी, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने अपने इस स्वभाव में कोई तब्दीली नहीं आने दी। तो ये पूरे प्रदेश में और पूरे देश में ये बात फैल गई, और इसमें काफी हद तक सच्चाई है। और जो एक जो दिखाई पड़ता है, आप उसको देखें कि रिफ्लेक्ट होता है उत्तर प्रदेश में। अगर एक प्रशासनिक अधिकारियों की लिस्ट अभी एक अखबार ने सार्वजनिक की है, उसमें दिया हुआ है, और ये पूरे 5 साल दिखाई पड़ी है कि अगर 75 जिले हैं तो उसमें 30, 35, 40 जिलों तक के डीएम जो है वो एक विशेष जाति के हैं। कई जगह नियुक्तियां हो रही हैं, जो स्टेट यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर बन रहे हैं, प्रोफेसर बन रहे हैं, बहुत सारी जो नियुक्तियां होती हैं, उन सब चीजों में एक दिखाई पड़ता है कि, और जो आरोप ये लगाया करते थे समाजवादी पार्टी पर कि एक जाति विशेष के लिए काम हो रहा है, वही चीज ये यहां पर कर रहे हैं। अखिलेश यादव के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ क्या है कि अगर आप एक जातिवादी होने का आरोप लगाते हैं तो उनके ऊपर एक ठप्पा है भी कि वो यादवों के नेता है। हालांकि ऐसा वो नहीं कहते हैं, लेकिन उनकी पार्टी को यह माना जाता है कि डेडिकेटेड यादव जो है उनकी पार्टी को वोट करता है। और लोग भी वोट करते हैं, और भी नेता उनके हैं, लेकिन मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी ये तो दावा कर नहीं सकती है, और कांग्रेस पार्टी जैसी सेंट्रल जो नेशनल पार्टीज हैं वो तो दावा कर नहीं सकती हैं। तो लेकिन अगर उनका मुख्यमंत्री भी इस तरह की चीजें करता है तो निश्चित तौर पर उसकी नाराजगी जो कोर वोटर्स हैं उनमें देखने को मिलेगी, और ये मिल रही है, क्योंकि वो अपेक्षा नहीं कर रहे हैं इनसे। जी हाँ। एक चीज और है, चलते चलते बहुत बहुत शुक्रिया, एक बेहतरीन इंटरव्यू और बढ़िया अंडरस्टैंडिंग लोगों को मिली होगी। मैंने कोशिश की है कि एक ऐसे व्यक्ति को लाया जाए जो आपको इस पूरे घटनाक्रम पे एक निष्पक्ष जानकारी दें, क्योंकि आजकल आप देखते होंगे कि जो जानकारियां हैं वो राजनीतिक तौर पे पगी हुई होती है। सरकार के प्रति क्रिटिकल मैं भी हूँ, लेकिन जो सूचनाएं आनी चाहिए, जानकारी आनी चाहिए, वो सदैव संतुलित आनी चाहिए। इसीलिए समीरात्मक मिश्र को मैंने इसके साथ जोड़ा। समीरात्मक मिश्र बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। उन्होंने अपना यूट्यूब पे बीबीसी की नौकरी छोड़ के अपना चैनल शुरू किया है। समीरात्मक, अपने चैनल के बारे में अगर कुछ हो सके तो बताएं एक लाइन का। उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि वो कौन सी ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो कौन कौन से बड़े नेता हैं जो समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं। देखिए, यूट्यूब चैनल तो आपको पता है कि अभी मैंने पिछले महीने से शुरू किया है, द ग्राउंड रिपोर्ट नाम से, और अभी उसमें अभी तो चुनाव तक उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का ही या और दूसरे राज्यों का भी दौरा करेंगे, लेकिन अभी तक मेरा मुख्य दौरा उत्तर प्रदेश में ही हुआ है। तो वहां जाकर के ऐसी ही ग्राउंड की जानकारियां ला रहा हूं, और उसको अपने यूट्यूब पर मैं डाल रहा हूं, आप भी देखते हैं। और रिपोर्टिंग वो बीबीसी स्टैंडर्ड वाली होती है। इनकी रिपोर्टिंग में वो नहीं होता खड़े होकर मजमा लगाएं, किसी एक पार्टी को गाली देने लगे, इस तरह का नहीं होता। जी हाँ, रिपोर्टिंग का मेरा तेवर वही है कि जो काम करता रहा, जिस तरीके से करता रहा उसी तरीके से, यानी जो एक पत्रकार का, पत्रकारिता का उद्देश्य होना चाहिए कि सही चीज, वहां की पिक्चर आदमी उसको दिखा दे हम लोगों को, उसी उद्देश्य से मैं करता भी हूँ। कोशिश मेरी काफी हद तक कामयाब भी रहती है, और लोग जो मुझे जानते हैं, मुझे देखते हैं, वो लोग उसको प्रोत्साहित भी करते हैं। जो लोग कमियां बताते हैं उसको मैं दुरुस्त भी करता हूँ। अब बताइए अगला झटका कौन सा लगने वाला है बीजेपी को अगले 2-3 मिनट के बाद? मैं उसी की बात कर रहा हूं। देखिए, अब ये बताए, मतलब ये उसका अनुमान लगाना और कह देना तो ठीक नहीं रहता है, लेकिन जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, एक तो मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश सरकार में धर्म सिंह सैनी, उनके बारे में चर्चा हो रही है। चर्चा बहुत ही प्रोमिनेंट मिनिस्टर हैं, इलाहाबाद से आते हैं, नंद गोपाल नंदी, उनकी भी हो रही है। हालांकि अब ये जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं ये देखने वाली बात है, लेकिन जो अफवाहें हैं, चर्चाएं हैं, नहीं जाएंगे तो आप इसको फेकिंग, लेकिन हम न्यूज इसको कह भी नहीं रहे हैं, ये तो एक केवल हम अनुमान लगा रहे हैं जो चर्चाएं चल रही हैं। उसके अलावा कुछ और एक बड़े नेता हैं, मुझे अभी तो इमीडिएट उनका नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन उनकी भी चर्चाएं हैं। और विधायकों में से तो करीब करीब 20-25 विधायक तो 2-3 दिन के अंदर ही हो सकता है कि वो पाला बदल ले। तो इस पूरी एक बड़ी खबर के साथ में चलते चलते एक चीज और, ऐसा क्या होता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जब पार्टी छोड़ के समाजवादी में पार्टी में चले जाते हैं, जब वहां पे उनकी फोटो आ जाती है अखिलेश यादव के साथ, उसके बाद अमित शाह उनको मनाना शुरू करते हैं। ये क्या होता है कि पहले इनको पता नहीं चल रहा था क्या हो रहा है?
मैं एक बात बताऊं आपको, पिछले करीब 1 साल 1.5 साल से ऐसा मुझे लग रहा था, और ये ऐसा लग रहा था कि शायद स्वामी प्रसाद मौर्य, पहले तो 2019 के पहले भी लग रहा था, लोकसभा चुनाव से पहले भी, लेकिन वो चूंकि अपनी बेटी को टिकट विकट दिलवाने में कामयाब रहे तो उन्होंने अपना फैसला बदल लिया। लेकिन जिस तरीके से डिमोरलाइज्ड वो दिखते थे, उससे लग रहा था कि ये बहुत दिन तक यहाँ टिकने वाले नहीं। तो उनके जाने की सूचनाएं, और एक बहुत और भी बड़े नाम है, लेकिन अब मैं नहीं डिस्क्लोज करना चाहता हूं क्योंकि मुझे उसके बारे में बहुत पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन वो नाम भी चर्चा में चल रहा है और उनकी बार्गेनिंग भी समाजवादी पार्टी में चल रही है। नहीं, ये मेरा पॉइंट ये है कि जो अमित शाह हैं, वो जब वो चले जाते, चिड़िया जब खेत चुग जाती है, उसी पे आ रहा हूं, की कोशिश क्यों करते हैं? ये कहानी क्या है अंदर की? उसी पे आ रहा हूं। तो इनको ये लगा कि नहीं, कोई नहीं जाएगा, इनको ये कॉन्फिडेंस था कि कोई पार्टी लड़ाई में है ही नहीं। अब इनको दिख रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे पश्चिम उत्तर प्रदेश लड़ाई में दिखने लग गया। लड़ाई में दिखने क्या लग गया, लड़ाई में आगे निकल गया। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल आगे निकल गया। बुंदेलखंड में कुछ कहा नहीं जा सकता है कि ये एज पे रहेंगे या समाजवादी पार्टी रहेगी। सेंट्रल यूपी में जहां इनको सबसे ज्यादा भरोसा था, जहां ये मान के चल रहे हैं कि यहां हम इस बार भी क्लीन स्वीप करेंगे, वहां जब ये झटका लग रहा है, तब इनको लग रहा है कि नहीं, अब इन लोगों को बचाए रखा जाए, इनको अपने साथ जोड़े रखा जाए। केशव प्रसाद मौर्य का भी ट्वीट आया है कि हम उनको पूछेंगे कि क्या दिक्कतें हैं। आपको पूछना था तो आपकी नाराजगी स्वामी प्रसाद मौर्य अचानक तो एक दिन चले नहीं गए होंगे, कम से कम आपको तो पता ही रहा होगा। दूसरे ये है कि ये बार्गेनिंग अभी बीजेपी की कोशिश ये हो रही है कि वो ओम प्रकाश राजभर को भी फिर से अपनी तरफ ले आए। हो सकता है वो सीटों को, चूंकि अब इस समय तो तालमेल की एक ही वजह हो सकती है कि ज्यादा सीटें ऑफर कर दें, लेकिन ओम प्रकाश राजभर का जो तेवर है उसको देखते हुए लग नहीं रहा है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ बने हुए गठबंधन को तोड़ेंगे। क्योंकि मेरा एक सवाल था, जो सीधा मेरा इशारा जो मुझे लग रहा था, मैं आपसे कंफर्म करना चाहता हूँ, ये मेरा अनुमान है कि क्या जानबूझकर जहाज डूबने दिया जा रहा है और उसको बचाने की एक्टिंग की जा रही है, ना कि उसको बचाने की कोशिश की जा रही है केंद्रीय नेतृत्व द्वारा? क्योंकि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य को रोकना था तो समय रहते अमित शाह उनसे बात कर सकते थे। जब वो चले गए तो अमित शाह उनको फोन क्यों कर रहे हैं? क्या ये एक फॉर्मेलिटी वाला फोन है, या सीरियसली अमित शाह चाहते हैं कि पार्टी उत्तर प्रदेश में बच जाए? ये केंद्रीय सेंट्रल लीडरशिप के बीच में और उत्तर प्रदेश की लीडरशिप में ये तनातनी तो पिछले काफी दिन से चल रही है। और जब चीफ मिनिस्टर 2-3 स्टेट्स के बदले गए, गुजरात के भी बदले गए, तो बहुत तेजी से अफवाह थी कि यहां भी बदले जाएंगे। अरविंद कुमार शर्मा, जिनको प्रधानमंत्री ने भेजा उत्तर प्रदेश में, और उनको जिस तरीके से साइडलाइन किया, और ये दिखाते हुए साइडलाइन किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि मैं अपने हिसाब से काम करूंगा, उसको देख करके तनातनी तो है ही, उसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। लेकिन यह है कि उस तनातनी के बीच अगर कि अपनी पार्टी के और इतने बड़े राज्य को डूबने दिया जाए, तो इस पर थोड़ा सा सोचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये सबसे कठिन सवाल इसलिए हो गया है क्योंकि ये इतना सरल मामला नहीं दिख रहा। देखिए, लेकिन एक चीज और आपको बताएं, योगी आदित्यनाथ अगर प्रचंड जीत के साथ आते हैं तो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो जाएंगे। तो नंबर 2 पे अमित शाह का जो सपना है वो टूट जाएगा जी। मोदी जी भी चाहते होंगे कि अमित शाह आ जाएंगे तो गुजरात से एक महापुरुष और निकल के आ जाएगा, तो वो कहीं गिनती में नहीं रहेंगे। लेकिन अगर उनको ये भी लगता होगा कि योगी आदित्यनाथ अगर हार जाएंगे तो मैं आगे आने वाले 24 के चुनाव में मैं क्या करूंगा, क्योंकि इसका इम्पैक्ट वहां पड़ेगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में एक बात, बहुत मीडिया के बारे में नंगी बात कह रहा हूं जी, उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो ये जितने सोकोल्ड राष्ट्रीय चैनल नोएडा से चलते हैं, इनका राष्ट्रवाद 2 मिनट में बदल जाएगा। इनका भगवा चोला ये उतार के फेंक देंगे, ये अखिलेश यादव के साथ बैलेंस करने लगेंगे। एक आध दो चैनल छोड़ दीजिए, सुदर्शन टीवी वगैरह टाइप के चैनल जो हैं, जो अपनी चाल से चलते हैं, अभी बाद में सारे चैनल सुदर्शन हो गए थे जी, तो उनको छोड़ दीजिए। तो अभी होने वाला ये है कि पूरा परिदृश्य बदलेगा। इस तरह से पता नहीं कितनी चीजें उत्तर प्रदेश बदलने से बदल जाएंगी, जिनका असर 24 पे पड़ेगा। तो अभी ये बहुत बड़ी दुविधा है कि इसमें कहाँ जाए। मोदी जी की स्थिति यह है कि यहाँ गिरे कि वहां करें, और बहुत कुछ उनके हाथ में भी नहीं है। अगर वो करना भी चाहें तो जरूरी थोड़ी है कि वो जो चाहेंगे वो जाएगा। लेकिन यहाँ एक पॉइंट मैं बताना चाहता हूं कि मोदी जी के लिए 2024 आसान उत्तर प्रदेश
में जीतना उनके लिए आसानी तब रहेगी जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार रहेगी, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी इस स्टेट की जो भी रहेगी तो वो लाद देंगे और ये भी कहेंगे कि ये देखिए 2 साल में वो एंटी इनकम्बेंसी उतनी बन पाएगी क्या? समाजवादी पार्टी 2 साल में उल्टा सीन क्रिएट तो नहीं कर देगी? क्योंकि उधर से पंजाब भी है, अब बहुत सारी वोकल स्टेट्स है, देखिए बंगाल है आपके पास में, पंजाब है आपके पास में दिल्ली तो पहले से थी, वो थोड़ा शांत पड़ गए थे लेकिन वो खुद भी बोलने लगेंगे। ऊपर से उत्तर प्रदेश भी अगर केंद्र सरकार पे हमले करेंगे कि ये परेशान कर रहे हैं, काम नहीं करने दे रहे हैं, क्योंकि अगर एंटी इनकम्बेंसी की बात आएगी तो अखिलेश यादव पहले दिन से ही अपना दोष उधर मरना शुरू कर देंगे, अपने आप को बचाने की कोशिश में जुट जाएंगे। ये भी तो होगा ना, क्योंकि एक तरफा तो होगा नहीं। ये होगा, लेकिन आप एंटी इनकम्बेंसी में सबसे इंपॉर्टेंट लॉ एंड ऑर्डर की बात है। लॉ एंड ऑर्डर में ये एक वर्ग विशेष को जब ये खतरा दिखाएंगे, और उस तरह की स्थिति को ले आना, पैदा कर देना बहुत मुश्किल काम नहीं है। तब ये बताएंगे कि देखिए 2017 से 2021 तक आप 22 तक आप कितनी बढ़िया सरकार आप देख रहे थे, वो शमशान का विस्तार खड़ा कर देंगे। जी हाँ, अगर आपको ऐसी सरकार चाहिए तो आप फिर देखिए, तो तब ये ज्यादा अच्छे से कन्वर्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर ये रिपीट कर जाते हैं तब तो ये एंटी इनकम्बेंसी और बढ़ जाएगी ना। योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री रहते हैं तो उनके खिलाफ जो गुस्सा है और बढ़ जाएगा। तो उस स्थिति में ये उतनी सीटें उत्तर प्रदेश से शायद ना पा सकें, लेकिन अगर यहाँ पर कोई दूसरी पार्टी की सरकार रहती है तो उसकी एंटी इनकम्बेंसी को ज्यादा अच्छे तरीके से ये भुना लेंगे, ये ऐसा मुझे लग रहा है। बहुत शुक्रिया शमीर आत्मा, आपने उत्तर प्रदेश की राजनीति की एक पूरी तस्वीर एक साथ रख दिया। और अगर कोई बहुत बड़ा उतार चढ़ाव नहीं होता है तो अगले 2-3 महीने तक आप इस वीडियो को सामने रख के बड़ी आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समीर आत्मा। और अब जी, तो अब कुल मिला के यह है कि आपने देख लिया कि स्थिति क्या बनी हुई है, किस तरह का माहौल बन गया है और उत्तर प्रदेश में राजनीति का ऊंट किस करवट बैठने वाला है। बहुत ट्रिकी सिचुएशन है। मोदी हैं, शाह है, योगी हैं, इनके बीच में बैलेंस है। उसके नीचे विधायकों के बीच में बहुत ज़्यादा हलचल है, क्योंकि कुछ विधायक इनसिक्योरिटी के मारे यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, कुछ विधायकों को लगता है कि अब तो पार्टी डूबने वाली है, भाग जाओ। तो ये सारे के सारे हालात के बीच में उत्तर प्रदेश की जो पूरा राजनीतिक परिदृश्य है बहुत रोचक हो गया, नजर रखने वाला हो गया। तो आने वाले समय में भी जब भी कुछ उत्तर प्रदेश में नया या अलग दिखेगा, हम कोशिश करेंगे एक्सपर्ट्स को लाएं, हम कोशिश करेंगे उनसे बात करें, और कोशिश ये भी करेंगे कि एक्सपर्ट्स वो ना हो जो किसी एक पार्टी के पक्ष में किसी एक पार्टी के खिलाफ गाली गलौज करते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के कारण आप एक सही पिक्चर नहीं पा सकते। समीर आत्मा जैसे सुलझे हुए लोगों को लाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुभ रात्रि, नमस्कार। कल फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित कीजिए। चुनाव की सही तस्वीर बहुत भीड़ नहीं देंगे, बहुत सारे वीडियो नहीं देंगे, जितने देंगे सुलझे हुए वीडियो देंगे। शुभ रात्रि।